हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट विद द फर्दर, दैट इज we were already discussed in a previous video about the composition of the audit committee under section 177 and disclosure part also. Now start with the responsibilities of the audit committee that is given in a section number 177 subsection 4. क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद। दैट इज रिकमेंडेशन करना किसको, अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन एंड टर्म ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। सपोज दैट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होना है तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी फॉर द अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन पार्ट आल्सो एंड टर्म ऑफ द अपॉइंटमेंट। बट इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी के केस में कब, इफ गवर्नमेंट कंपनी हैज नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार। रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन एंड टर्म। तो ये रिकमेंड, द वर्ड रिकमेंडेशन फॉर द रेम्युनरेशन हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। मतलब गवर्नमेंट कंपनी के केस में रिकमेंडेशन फॉर द रेम्युनरेशन वर्ड सब्स्टिट्यूट कर दिया है इंस्टेड ऑफ फॉर द अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन एंड टर्म ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर की जगह। ओके, नाउ रिव्यू करना, मॉनिटर करना ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, उसकी परफॉर्मेंस और इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट प्रोसेस की, वो किस तरह से ऑडिट कर रहा है, ये हमारे ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ऑन। एग्जामिन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंड ऑडिटर रिपोर्ट को, अप्रूवल और एनी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंपनी विद द रिलेटेड पार्टी के जो साथ जो ट्रांजैक्शंस है उनको अप्रूव करना, कोई भी सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन करना ट्रांजैक्शन में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिट कमेटी की। बट प्रोवाइजो दैट omnibus approval, so you will like omnibus approval होता है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, पूरे फाइनेंशियल के लिए हम ऑडिट कमेटी से अप्रूवल ले लेते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन होनी है हर साल, दिस इज द डेली रूटीन। तो इट इज नॉट अ, मतलब इट इज अ हेक्टिक कि बार बार एक सेम चीज पे हमें ऑडिट कमेटी से अप्रूवल लेना। तो ऑडिट कमेटी क्या करती है, कॉम्बिनेस अप्रूवल दे देती है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए फॉर द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन विद द पर्टिकुलर पार्टी फॉर द पर्टिकुलर अमाउंट। मतलब एक रिस्पेक्टिव अमाउंट कौन किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो दे ऑलरेडी स्पेसिफाई, सो व्हाट इज द अमाउंट, मैक्सिमम वैल्यू आल्सो दे स्पेसिफाई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन आल्सो। डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन जो कि ऑमनिबस अप्रूवल में नहीं दी जाती, वो मतलब डिटेल्स ऑमनिबस अप्रूवल में ये सब चीजें लिखी होंगी, लेकिन अमाउंट भी स्पेसिफाई है, वही एक साल से ज्यादा का नहीं हो गई है। एंड अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब, और उसके लिए अप्रूवल ऑडिट कमेटी फिर बोर्ड में जाएगा, और उसके थ्री अदर, वो वॉइडेबल कब होगा, अगर वो विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन अगर वो अप्रूव नहीं हो जाता। ठीक है, सो अब आ जाते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी टू द ट्रांजेक्शन। अगर होल्डिंग और इट्स होल्डली ओन सब्सिडरी कंपनी के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, तो उस केस में ऑमनिबस अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो इट इज प्रोवाइडेड दैट की प्रोविजन shall not apply other than the transactions applied to the section number 188 we will discuss later on between the holding and its own subsidiary। अगर मान लो स्क्रूटनी ऑफ द इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये ट्रांजेक्शन हो रही है, वैल्यूएशन ऑफ द अंडरटेकिंग और असेट्स ऑफ द कंपनी हो रही है, तो इस केस में omnibus approval, of course this is the serious matter। evaluation of the internal financial control and risk management system, of course we don't need to make any kind of the omnibus approval। monitoring the end use of the fund raised through the public offer and the related matter also। अब आ जाते हैं rights, responsibilities। student, this is the practical, like right always come with the responsibilities। So of course responsibilities I already discussed in these 4 conditions, there is no need to, अगर मान suppose that there is a transaction which has happened between the holding and its wholly owned subsidiary company। Okay, now let's start with the right of the audit committee and power to section number 177 subsection 5 वही rights अब आ जाते हैं। कैन इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। कॉल फॉर द कमेंट ऑफ द, जो ऑडिटर पे मॉनिटर करने का जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दैट इज
एग्जामिनेशन या रिव्यू एंड मॉनिटर ऑफ द परफॉर्मेंस। तो इस केस में क्या है, उन्हें राइट है, वो ऑडिट कॉल कर सकते हैं, कमेंट ऑफ द ऑडिटर अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। स्कोप क्या है ऑडिट का, इंक्लूडिंग द ऑब्जर्वेशन आल्सो ऑफ द ऑडिटर। ओके, डिस्कस एनी रिलेटेड इश्यूज विद द इंटरनल एंड द subsidiary auditors and management of the company. So this is already rights जो कि हमारे audit committee को दिए हुए हैं, rights to hear before the auditor of the company and the key managerial person जो होंगे उनके पास right है to hear in a meetings of the audit committee and when it's considered the audit reports. अगर और उनके पास अटेंड कर सकते हैं, वो मीटिंग को सुन सकते हैं, लेकिन उनके पास राइट नहीं है वोट करने का। किसको? ऑडिटर को। और की मैनेजरल जो हमारे कंपनी के पर्सन होते हैं, अगर ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है तो जाके बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं मीटिंग को, बट दे कांट वोट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे एमसीक्यू भी बन सकता है। अब आ जाता है विजुअल मैकेनिज्म, दैट इज टॉकिंग अबाउट द सेक्शन नंबर 177, 9 एंड सबसेक्शन 10। ओके, सो विजुअल मैकेनिज्म किस किस को बनाना पड़ेगा, जैसे ऑडिट कमेटी में एवरी लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी 10, 100 and 50। सो देयर इज आल्सो द क्राइटेरिया, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल मेक द visual mechanism and कंपनी विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। किसी कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया है तो उस केस में हमें विजुअल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। एंड द कंपनीज हु हैव बोरोड द मनी फ्रॉम द बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन एक्सेस ऑफ ₹50 करोड़। मतलब अगर मान लो कंपनी ने पैसा लिया है बैंक से, किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और वो 50 करोड़ से ज्यादा है, उस केस में हमें विजुअल मैकेनिज्म फॉर्म करना पड़ेगा। विजुअल मैकेनिज्म बना दिया, उसका काम क्या है, जैसे ऑडिट कमेटी में हमने देखा था, मॉनिटर करना, अपॉइंट करना ऑडिटर को, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो हम विजुअल मैकेनिज्म क्यों बना रहे हैं? विजुअल मैकेनिज्म बना जाएगा फॉर द डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय हु मेड रिपोर्ट द जेन्युइन कंसर्न। मतलब डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी को कोई प्रॉब्लम है तो विजुअल मैकेनिज्म में जाके वो अपनी जेन्युइन इश्यूज को रख सकते हैं, दे विल रिजॉल्व इट। ओके, एस्टेब्लिशमेंट एंड रिपोर्टिंग, वही यूजर्स कौन कौन होंगे, वही डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कंपनी हैविंग द ऑडिट कमेटी, अगर कंपनी की ऑडिट कमेटी है, ओवरसी द विजुअल मैकेनिज्म थ्रू द ऑडिट कमेटी। मतलब विजुअल मैकेनिज्म छोटा पार्ट हो गया, एंड ऑडिट कमेटी इज ऑलवेज ओवरसी द विजुअल मैकेनिज्म। मतलब विजुअल मैकेनिज्म रिजॉल्व करेगी, और विजुअल मैकेनिज्म जो डिसीजन ले रही है उस केस में क्या है, हमारी ऑडिट कमेटी उसको रिव्यू करेगी। ठीक है, कंपनी हैविंग नो ऑडिट कमेटी, जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल नॉमिनेट द डायरेक्टर टू प्ले द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी for the purpose of the visual mechanism, and another director and employee may report their concern to such nominated director. Adequate safeguard against the victimization, visual mechanism shall provide for the adequate safeguard against the victimization of the employee and the director who availed of it। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सेस होगा। ठीक है, आगे जाके सीधा हम लोग, और जिन्होंने जानबूझ के या फैबुलस कंप्लेन करी, मतलब ऐसी कोई मतलब सच्ची कंप्लेन नहीं थी, इट इज नॉट अ ट्रू। सो इस केस में क्या होगा, कंप्लेन फाइल बाय द डायरेक्टर जो कि रिपीटेटिवली फैबुलस है, तो उस केस में ऑडिट कमेटी और डायरेक्टर जो नॉमिनेट करे गए थे वो सब एक्शन लेंगे उस अगेंस्ट डायरेक्टर और एम्प्लॉय के लिए जिन्होंने इसको रिप्राइम्ड करा। ठीक है, डिस्क्लोजर बोर्ड रिपोर्ट में हमें इसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और वेबसाइट पे भी, वेबसाइट ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये हमारी ये विजुअल मैकेनिज्म है, ये मेंबर्स हैं, ये चेयरपर्सन, ये सब। अब अगर कुछ भी कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रावेंशन होगा, ये पनिशमेंट एप्लीकेबल होंगे। और सेबी एलओडीआर के अकॉर्डिंग लिस्टेड कंपनी में जो भी फॉर्मेशन हो रहा है विजुअल मैकेनिज्म का, तो वहां पर उसका रूल प्ले होगा। सी सेबी के जो भी रूल्स के अकॉर्डिंग ऑडिट कमेटी, विजुअल मैकेनिज्म, जो भी नॉमिनेशन कमेटी ये सब बनेगी, शैल ऑलवेज ओवरराइड द provisions related to the Companies Act 2013. Okay, now start with the nomination and the remuneration committee and stakeholder relationship committee. Nomination and remuneration committee, section 178, every listed company, every same as with the audit committee। जो criteria audit committee के थे वही NRC के हैं। Nomination and the remuneration committee, every listed public company
पब्लिक कंपनी हैविंग द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा, लोन्स और बोरोइंग्स इन एग्रीगेट एक्सीडिंग द 50 करोड़ या फिर उससे ज्यादा। किन कंपनीज को जरूरी नहीं है नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी बनाने का? जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 455। अब सेम एज अगर प्रीवियस 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, विच कंडीशंस? दीज 3 कंडीशंस, ना तो वो लिस्टेड कंपनी है, ना ही 10 करोड़ में आ रही है, ना ही वो 100 में आ रही, ना ही 50 में। तो फिर पिछले 3 सालों से यही हो रहा है, तो उस केस में क्या है? दे विल सीज टू फॉलोइंग द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एनआरसी। उनको जरूरी नहीं है इस कमेटी को फॉर्म करने का, ठीक है। और वही है पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर की फिगर हम लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उठाएंगे। अब आ जाते हैं कंपोजिशन वाला पार्ट, कि अब उसमें कौन कौन से मेंबर रहेंगे। एनआरसी में 3 और 3 से ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, जिनमें से मतलब मिनिमम हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। मतलब एनआरसी सेल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन हाफ shall be the independent director, ठीक है। चेयरपर्सन doesn't matter एग्जीक्यूटिव है नॉन एग्जीक्यूटिव है, shall not chair such committee, chairperson of the company shall not chair such committee, however he may be appointed as a member। मतलब जो कंपनी का चेयरपर्सन है वो उस कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता, लेकिन हाँ उस कमेटी का वो मेंबर बन सकता है। किस कमेटी का? एनआरसी का। एनआरसी का जो कंपनी का चेयरपर्सन होगा वो कमेटी का मेंबर बन सकता है, लेकिन वो कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता। अब आ जाते हैं फंक्शंस क्या क्या होंगे। फॉर्मुलेशन मतलब क्वालिफिकेशन डिटरमाइन करना, इंडिपेंडेंस की क्या रहेंगी डायरेक्टर्स की, रिकमेंडेशन ऑफ द पॉलिसी रिगार्डिंग द रेमुनरेशन, रिकमेंडेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, manner of the effective evaluation of the performance and the parameters for the formulation of the policy। मतलब ये सारे एनआरसी के काम है। डिस्क्लोजर कहाँ का? वेबसाइट और जो हमारे बोर्ड में रिपोर्ट्स में इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अटेंडिंग ऑफ द जनरल मीटिंग, जो चेयरपर्सन होगा इस कमेटी का, या फिर चेयरपर्सन नहीं आ रहा हो, जो मेंबर होंगे कमेटी के, उनको उसके बिहाफ में जनरल मीटिंग मैंडेटरी है अपॉइंट करनी। गवर्नमेंट कंपनी के केस में, गवर्नमेंट कंपनी के केस में अपॉइंटमेंट ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, इफ दे हैव नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बेसिकली हमारे शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है। कब? फॉर्मेशन ऑफ द शेयर होल्डर कमेटी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कमेटी कंपनी विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन, मतलब 1000 से ज्यादा कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर्स होल्डर है, डिपॉजिट होल्डर है, या फिर एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, शेयर कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। मतलब ये स्पेशली शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है, डिबेंचर्स होल्डर, डिपॉजिट होल्डर, कोई भी सिक्योरिटी होल्डर है, उस केस में अगर मोर देन 1000 बैठ रहे, सपोज दैट 500 तो हमारे स्टेक होल्डर, 500 शेयर होल्डर है, 500 डिबेंचर्स होल्डर है, एंड 200 हमारे, तो इट इज ऑलमोस्ट फिगर दैट इज मोर देन 1000। तो यहाँ पर इस केस में क्या है, इस जरूरी नहीं है कि 1000 डिवेंचर होल्डर होने चाहिए, उनका सम टोटल हमारा एग्रीगेट मोर देन 1000 है, तो उस केस में हमें क्या है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी फॉर्म करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं चेयरपर्सन कौन होगा इस कमेटी का। चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, और एसआरसी सेल कॉन्स्टिट्यूट और शेल कंसिस्ट ऑफ सच अदर मेंबर एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। और जो भी उसके मेंबर होंगे वो बोर्ड डिसाइड करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव एसआरसी का यही होगा, कंसीडर करना, रिजॉल्व करना ग्रीवियंसेस ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर ऑफ द कंपनी। इट शैल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सिक्योरिटी होल्डर, नॉट मेनली ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टर। मतलब इसका पर्पस ये है सबके इंटरेस्ट को सिक्योर करके चलना, ना कि केवल इक्विटी इन्वेस्टर्स को। मतलब सबका इंटरेस्ट देखना कि किसी को कुछ भी पब्लिक, मतलब कोई भी इंटरेस्ट जो है वो हार्म ना हो रहा हो किसी भी डिसीजन से। सो दिस इज द वर्क ऑफ द एसआरसी, दैट इज द स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। अब चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी अटेंड करना पड़ेगा, अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको कमेटी का कोई मेंबर जाके कंपल्सरली जनरल मीटिंग को अटेंड करेगा। अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होगा उस केस में पेनल्टी दे रखी है। सो अगर गुड फेथ में है तो कोई भी पेनल्टी अट्रैक्ट नहीं होगी, सेबी एलओडीआर के रूल्स फॉलो करे जाएंगे अगर एप्लीकेबल होंगे तो। सेक्शन 8 कंपनी पर, ये सेक्शन 178 मतलब एसआरसी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी और एनआरसी
एनआरसी नॉमिनेशन रेविजन कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है if they have not committed a default in filing the financial statements in annual returns with the registrar. Thank you so much. This is all about the committee part. In the next video we will discuss about the power of the board. यहाँ से हमारी एक अलग ही लेवल की जर्नी स्टार्ट होगी. So let be ready for this. Thank you so much. Bye bye. Take care.